नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज हम अपना अगला टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ का भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो इंडियन ज्योग्राफी की जो मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है यूट्यूब पर, उसमें हम ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ चुके हैं, हिमालय का विभाजन, भारत के जो प्रमुख पर्वत पहाड़ हैं, उत्तर विशाल मैदान, पठार, तटीय मैदान, द्वीप, मरुस्थल, दर्रे और जो नदियाँ हैं भारत की, जैसे सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। यूट्यूब पर आप जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल की, तो इंडियन ज्योग्राफी, वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की ब्रैकेट में न्यू लिखा होगा, मतलब नई वाली जो प्लेलिस्ट है, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी, तो जो न्यू वाली है उसका ब्रैकेट में न्यू लिखा होगा। तो ये 12 वीडियो तकरीबन अपलोड हो चुकी हैं पहले की। आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में, और पूरी जो वीडियो होगी ना भारत की मिट्टियों वाला, एकदम डिटेल में मैंने पूरा टॉपिक को प्रिसाइज किया है, पूरा कलरफुल नोट्स के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा मैं। कोई भी चीज़ इसमें छूटे कि नहीं, भारत की जितने भी प्रकार की मिट्टी हैं सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। और जो मृदा का अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो भी पढ़ाऊंगा। लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो फुल फ्लेज वीडियो होगी। और जो आजकल के मॉडर्न पैटर्न के अनुसार जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने सारे इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। इसका मतलब कि मिट्टियों से अगर कोई भी प्रश्न आता है किसी भी परीक्षा में, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भारत की मिट्टियाँ, तो मिट्टी क्या होती है? जैसे मिट्टी बोलते हैं, इसी ज्योग्राफी में मृदा कहा जाता है, इंग्लिश में सोइल कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो पौधों के विकास के लिए आधार प्रदान करती है। और मृदा के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो आप जानते ही हैं ना कि पौधों का जो विकास के लिए जो आधार प्रदान करती है, उसी को मृदा कहा जाता है। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। और मृदा का जो अध्ययन होता है, इसके विज्ञान को कहा जाता है पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। तो मृदा निर्माण होता कैसे है? कौन-कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण ये मिट्टी बनती है, मिट्टी का निर्माण होता है? तो मृदा एक गतिशील माध्यम यानी कि डायनामिक मीडियम है। मतलब ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार मिट्टी बन गई तो बनेगी नहीं, बनती रहती है, डायनामिक मीडियम है। इसका निर्माण की प्रक्रिया लेकिन बहुत धीमी होती है। तो 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए ना सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, केवल 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आप जानते होंगे, बस हल्का-सा इतना छोटा-सा होता होगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बनने के लिए कितना टाइम लग जाता है? तो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा वैज्ञानिक जो जोली हैं और डोकुचेव हैं, इनके अनुसार जो मृदा निर्माण होता है ना, ये एक समीकरण के रूप में समझा जा सकता है। तो एस से सोइल, एफ का मतलब फंक्शन, ब्रैकेट का मतलब है कि इन कारकों पर डिपेंड करता है। CLORPT ये एक फॉर्मूला है। CL का मतलब होता है क्लाइमेट, जलवायु। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, आगे हम इसको पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको। आर का मतलब रिलीफ, पी का मतलब पेरेंट रोग और टी का मतलब टाइम। ये एक सूत्र है जिसमें ये बताया गया है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। जैसे पेरेंट रोग, पेरेंट रॉक मटेरियल मतलब कि यह वह मूल चट्टान है जिसके टूटने से मिट्टी बनती है। मतलब कि जो चट्टानें हैं जिनकी टूटने से मिट्टी बनती है, यह मिट्टी की संरचना, खनिज मात्रा और जो उसका रंग होता है, उसको निर्धारित करती है चट्टानें। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, ये काली मिट्टी का निर्माण करती हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होती हैं चट्टानें जिनके टूटने से मिट्टी बन रही है। फिर आती है जलवायु। यह सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है, फैक्टर है, जिसमें मुख्य रूप से जो टेम्परेचर होता है और वर्षा शामिल होती है। जलवायु में कि कितना टेम्परेचर, अगर कहीं पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी, है ना। कहीं पर गर्म मौसम है, कहीं ठंडा मौसम है, तो और वहाँ पर उतनी वर्षा कितनी हो रही है। ज़्यादा वर्षा होगी तो जो मृदा होगी ज़्यादा अम्लीय होगी, है ना। ये सब जलवायु भी डिपेंड करती है, मृदा की उसमें एक रोल निभाती है। तो जलवायु अपक्षय की दर और ह्यूमस के निर्माण की गति को तय करती है। तो ह्यूमस क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो कि एक तो चट्टानें हो गई, चट्टानों की टूट-फूट से कि मृदा को बनाने में कौन से कारक अफ़ेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम वो पढ़ रहे हैं फैक्टर। तो पहले तो चट्टानों की टूट-फूट, दूसरा जलवायु, तीसरा है उच्चावच या स्थलाकृति यानी रिलीफ या टोपोग्राफी। ये क्या होता है? जैसे पर्वत, पठार या मैदान होते हैं ना, इसकी जो ढाल होती है, भूभाग की ढाल होती है। तीव्र ढाल, क्योंकि अगर तीव्र ढाल होगी तो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी की परत होगी पतली होगी। क्योंकि अगर ढाल तीव्र है तो क्या होगा, सोइल का इरोजन होगा, मृदा का अपरदन होगा, वहाँ पर ज़्यादा होगा। जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर सोइल का जो मृदा का अपरदन है कम होता है, तो वहाँ की जो मिट्टी की परत होगी मोटी होगी। ढाल वाली जगह पर मिट्टी की परत पतली होगी। इसके बाद है जैविक क्रियाएं यानी कि ऑर्गेनिज्म, बायोटा, मतलब कि वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, आप समझ रहे हो ना, जैसे चींटियां हो गई, केंचुए हो गए, क्या करते हैं, केंचुआ खाद बना देता है, ये सब। तो इसमें वनस्पति
सूक्ष्म जीव और जीव जंतु शामिल होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो मृत पौधे होते हैं और जीव होते हैं उनको डिकम्पोज आप घटित कर देता है और ह्यूमस बनाता है। ह्यूमस एक तरह से आप समझ लो खाद बना रहा है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। जैसे चींटियां, केचुए, ये मिट्टी को क्या करते हैं, मिश्रित करने का काम करते हैं। और समय समय तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मृदा निर्माण में, तभी तो बता रहा हूँ कि सैकड़ों साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में। तो समय मृदा की जो मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है, वो निर्धारित करता है। जितना अधिक समय मिलेगा मृदा का जो स्तर है यानी कि प्रोफाइल है उतना ही स्पष्ट और विकसित होगा। जो लेयर है, स्तर का मतलब होता है लेयर मृदा की। तो जो जमीन है ना, जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाती है। तो दानेदार कण होते हैं, जो मिट्टी होती है, क्या मिट्टी में एक ही वो चीज़ होता है? नहीं, मिट्टी ना बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होती है। मतलब एक ही प्रकार नहीं होता मिट्टी में। अगर आप मिट्टी उठाते हो तो उसमें बहुत सारे कण मिले होते हैं। तो इन्हीं को जो मृदा के कण है ना, कणों के अगर हम प्रकार देखें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो मृदा होती है, मिट्टी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं। सबसे जो मेन होता है वो होती है क्ले, जिसे मृत्तिका कहते हैं। दूसरा होती है गाद, जिसे सिल्ट कहते हैं। तीसरा होता है छोटे-छोटे बजरी और होता है अपना बालू। तो मृत्तिका या चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ये सबसे बारीक और सूक्ष्म कण होते हैं मृदा में। सबसे बारीक वाले जो कण होते हैं, वो सबसे सूक्ष्म जो कण होते हैं, वो होता है चिकनी मिट्टी, जिसे मृत्तिका कहते हैं। इंग्लिश में क्ले कहते हैं। फिर आती है गाद। बालू से भी छोटे और चिकने कण होते हैं ये। जो गाद होती है, बालू से भी छोटे होते हैं और चिकने कण होते हैं। बालू थोड़ा मोटा होता है, मतलब ये दानेदार और खुरदुरे कण होते हैं। बजरी जो तो मिट्टी में थोड़ा सा पथरीला टाइप होता है ना, पथरीले कण होते हैं, सबसे बड़े आकार के होते हैं ये मिट्टी में। तो अगर हम कणों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करें ना, छोटे से बड़े के रूप में, यहाँ हमने छोटे से बड़ा किया है, तो सबसे छोटा जो मतलब कि मृदा के जो कण हैं छोटे-छोटे, सबसे छोटा कण मृदा में होता है मृत्तिका, क्ले, यानी कि चिकनी मिट्टी। उससे बड़ा होता है गाद, उससे बड़ा होती है बालू, उससे बड़ा होता है बजरी। मतलब मृदा में अगर हम कणों के अनुसार डिवाइड करें तो सबसे बड़ा है बजरी, सबसे छोटा बालू, फिर गाद, फिर मृत्तिका। इसका क्रम भी पूछा गया है। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैंने पहले अलग-अलग एग्जाम के सब देखे कि क्या-क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पूरा मैंने इसलिए थ्योरी में वो सब इंक्लूड किया है। तो ये पूछा गया है क्रम, इसीलिए क्रम भी याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो अब हम मृदा के प्रकार देखते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने भारतीय मिट्टियों को 8 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में बांटा है? 8 श्रेणियों में। इन सभी 8 के बारे में मैं अभी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। पहली है जलोढ़ मिट्टी, ठीक। दूसरी है काली मिट्टी। तीसरी है लाल मिट्टी। चौथा है लेटराइट मिट्टी। पांचवा पर्वतीय मिट्टी। फिर है शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, दलदल युक्त जिसे पिटमय मृदा भी कहते हैं, पीटीएम जय मृदा भी कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मिट्टी, लेटराइट, पर्वतीय, शुष्क, लवणीय और दलदलीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टियां, 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 प्रकार की जो मिट्टियां हैं हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उनके अनुसार भारत में ये 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। एक एक करके इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना, तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पर, आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 99 का कोर्स है, ऑफर में है, जिसमें आपको सारी क्लासेस पीसीएस लेवल तक की, मतलब चाहे आप रेलवे, एसएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरा कंटेंट आपको दूंगा, स्टडी मटेरियल, ई बुक वगैरह भी आपको फ्री मिलेगी इसमें। और आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, नहीं जो सभी एग्जाम के लिए आपकी मर्जी है। और इंडियन पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ये भी कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ई बुक वगैरह भी अपलोड हो चुकी है, और ई बुक वगैरह आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। और जो इसका पीडीएफ वगैरह है ना, जनवरी अभी जैसे करंट अफेयर मैंने पढ़ाया और फरवरी का, दोनों का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह भी। बाकी जो आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ भारत की मिट्टियाँ, एप्लीकेशन पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी फ्री। ज्योग्राफी की जितनी भी वीडियो हैं वहाँ पर मैंने फ्री पीडीएफ के अंदर ज्योग्राफी लिखा होगा, उसके अंदर सारी जो भी इंडियन ज्योग्राफी मैं सीरीज चला रहा हूँ उसकी फ्री पीडीएफ अपलोडेड है ऑलरेडी। तो आप जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी स्टडी वाइज। तो हम भारत की जो मिट्टी है ना, इसमें प्रमुख कमियां कौन सी हैं, डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर भारतीय मिट्टियों में मुख्य रूप से 3 चीज़ों की कमी होती है। नाइट्रोजन, तभी तो हम देखिए यूरिया और डीएपी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी मिट्टियों में मुख्य रूप से देखा गया है तो 3 चीज़ों की कमी मिलती है। एक तो नाइट्रोजन की कमी होती है, दूसरा फास्फोरस की कमी होती है, और तीसरा ह्यूमस की कमी होती है। अब आप कहो कि यार बार बार ये ह्यूमस वर्ड जो आ रहा है, नाइट्रोजन फास्फोरस तो चलो आप समझ रहे होगे, लेकिन ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस मिट्टी में मौजूद
जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह पौधों और जानवरों के अवशेषों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से बनता है। आपने देखा होगा, अगर आपने गांव में रहते हो या खेती की होगी, तो गांव में अब तो चलो खाद कूद डालते हैं, नहीं तो जो गाय और भैंस का गोबर होता है ना, खेत में एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। मतलब कि एक खेत का एक कोने में गाय का गोबर या भैंस का गोबर सुबह सुबह उठाकर रख फेंका जाता है। तो जब वो मतलब बहुत दिनों के बाद जब वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है एक तरह से, फिर उसको खेतों में बिखेर दिया जाता है। जो गोबर सड़ जाता है ना, क्योंकि सड़ना मतलब क्या कि उसमें छोटे-छोटे जो कीड़े-मकोड़े हैं, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कहते हैं, वो उसको पूरा भुरभुरा बना देते हैं, सड़ा देते हैं, जिसके बाद उसको हम खेत पे एक लेयर सी बिछा देते हैं। तो वो क्या काम करता है, वो ह्यूमस का काम करता है, वही है ह्यूमस। तो जब ह्यूमस मिट्टी में मौजूद सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये पौधे या तो पेड़ पौधों के जो पत्तियां हैं उनसे, या जानवरों के जो अवशेष होते हैं ना, उनके द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से बनता है। कई बार आप देखते हो कि गोबर जो होता है उसमें केचुए उसको कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं। केचुओं द्वारा बनाई गई खाद होती है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो वही होता है ह्यूमस, और कुछ नहीं। ये क्या करता है, ये मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, उर्वरता होती है, वो बढ़ाती है और जल धारण क्षमता में सुधार करती है। एक बात याद रखना कि मिट्टी में जो जल सोखने की क्षमता होती है ना, वो बताओ, जैसे भी मिट्टी में हमने पढ़ा था कि मृदा में 4 कण थे। क्ले, मतलब कि क्ले पढ़ा था, चिकनी मिट्टी, बजरी, और क्या कहते हैं, क्ले हो गया, बजरी हो गया, सिल्ट यानी गाद हो गया, और बालू हो गया। तो जो कौन सा कण है मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा पानी सोखता है? सबसे बड़ा कण है बजरी और सबसे छोटा क्ले। तो याद रखिएगा, जो सबसे छोटा कण होता है ना, जो वो सबसे ज़्यादा पानी सोखेगा। जैसे क्ले यानी कि जो चिकनी मिट्टी थी, वो सबसे छोटा कण था ना मृदा का, तो वो सबसे ज़्यादा पानी सोखेगा। सबसे बड़ा कण कभी नहीं सोखता पानी, सबसे छोटा कण सोखता है। तो भारत में अगर हम स्थिति देखें, तो भारतीय मिट्टियों में उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण ह्यूमस की भारी कमी पाई जाती है। क्योंकि उच्च तापमान हमारे यहाँ आप देखते हो गर्म मौसम रहता है ना, तो गर्म मौसम में जो बैक्टीरिया होता है ये ह्यूमस को जल्दी नष्ट कर देता है। तो हमारे यहाँ ह्यूमस की कमी ज़्यादा पाई जाती है हमारी जलवायु के कारण। तो अब एक एक करके हम जो 8 प्रकार की मिट्टी हैं इनके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जैसे इसके नाम में ही क्लियर है, जल द्वारा जो ओढ़ी गई मिट्टी है। तो इसके अन्य नाम भी हैं, इसे कोप मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, और दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तीनों इसी के नाम है जलोढ़ मिट्टी के। दोमट, कछारी या कोप कहा जाएगा तो समझ लीजिए जलोढ़ मिट्टी है। तो दोमट, लोम भी कहते हैं, लोम सॉइल, ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। और इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसको मतलब कम खाद की आवश्यकता होती है। जब मिट्टी में कणों का अनुपात एक खास मात्रा में होता है तो उसे दोमट कहा जाता है। जो हमने कण पढ़े थे 4 प्रकार के ना, उसमें बताया गया कि जब उन कणों का अनुपात एक खास मात्रा में हो तब उसे दोमट मिट्टी कहा जाएगा। जब बालू के कण और चीका यानी क्ले, जिसे चिकनी मिट्टी हम कह देते हैं या मृत्तिका कह देते हैं, इसकी मात्रा लगभग बराबर हो तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। जैसे बालू और क्ले बराबर मात्रा में हो, जैसे 40% मान लो बालू है और 40% ही क्ले है, और 20% के लगभग कुछ वो है, गाद है, थोड़ा सा गाद और बजरी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। मेजर रूप से 2 चीज़ें इसमें होंगी, एक तो सैंड और एक क्ले, और ये बराबर मात्रा में होंगी। बाकी ये 2 कम मात्रा में होंगी। तो जब बालू और मृत्तिका बराबर मात्रा में हों तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाएगा। ठीक? और विस्तार और क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का सर्वाधिक जो एरिया है, ये जलोढ़ मिट्टी द्वारा ही कवर है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40 से 43% भाग। आप देख रहे हैं कि उत्तरी भारत के जो पूरा मैदान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये किससे? बंगाल, ये सब जलोढ़ मिट्टी से। यहाँ पर भी आप असम का भी देख रहे हैं, जो मतलब कि मैदानी एरिया है पूरा। इधर भी आप जो मैदानी एरिया, तट का वाला तटीय मैदान है, जो मैदानी पूरा एरिया है, ये जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ही बना है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो हमारे भारत का आप देख ही रहे हो कि 40 से 43% जो भाग है, वो जलोढ़ मिट्टी द्वारा ही कवर है। तो प्रमुख क्षेत्र अगर आप देखोगे तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, मतलब उत्तर भारत का पूरा विशाल मैदान मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पंजाब से लेकर जो असम तक फैला हुआ है, यहाँ पर पूरी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो नदियाँ, घाटियाँ हैं, मतलब जो नदियाँ, नदियों की जो घाटियाँ हैं, जैसे नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इनकी घाटियों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तटीय मैदान जो हैं, यानी कि पूर्व और पश्चिमी घाट के जो तटीय मैदान है ना, यहाँ पर भी क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी की जो रासायनिक संरचना है, इसमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना और फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
और जलोढ़ मिट्टी में कमी किसकी होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की। जैसे शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि भारत में जो मिट्टी होती है उसमें कुछ कमी होती है, उसमें मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है मुख्य रूप से, और फास्फोरस की कमी होती है। भारत का ज़्यादातर एरिया यही मिट्टी कवर कर रही है, जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। और प्रमुख फसलें कौन सी होती हैं जलोढ़ मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये फसलें प्रचुर मात्रा में होती हैं। सबसे अच्छी खेती होती है इसमें धान की। जलोढ़ मिट्टी जो होती है धान के लिए बहुत उपयुक्त होती है। धान और गेहूँ मुख्य रूप से इसमें होता है। तो धान, गेहूँ, गन्ना, कपास, तिलहन, फल और सब्जियां आप देख रहे हो जो मुख्य रूप से हम खाते पीते हैं वो जलोढ़ मिट्टी में होती है, पैदा हो जाती है। इसीलिए भारत का अन्न भंडार कहा जाता है जलोढ़ मृदा को। तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है खादर, जिसे नई जलोढ़ कहा जाता है। एक होता है बांगर, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो ये पूछा गया है एग्जाम में कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? नवीन मतलब नई, उसे कहा जाता है खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि हाँ, जैसे बांगर है, बांगर को आप भंगार भंगार समझते हो ना, जो कूड़ा होता है, पुरानी चीज होती है। तो पुरानी मिट्टी है तो भांगर, भंगार से रिलेट कर लेना। भंगार कहते हैं ना, भंगार मतलब कि पुराना जो कूड़ा कबाड़ होता है उसे भंगार कहा जाता है। तो भंगार यानी बांगर, उससे पुराना। एक ट्रिक है जिससे आप रिलेट कर पाओगे। तो जो खादर मिट्टी होती है ना, ये नदियों के निकट पाई जाती है। नदियों के निकट तभी तो ये नवीन मृदा है, क्योंकि नदी है, नदी के बाहर की जो मृदा है, जो लेकर बाढ़ बूढ़ वगैरह आती है तो बाढ़ से क्या होता है, जो मिट्टी वगैरह है बाहर मैदानी एरिया में फैल जाती है। हर बार एक नई लेयर बन जाती है, तो वही है नई जलोढ़ मृदा। और ये जो बांगर है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से दूर होती है। जैसे आप देख रहे हो ये नदी है, जब नदी वगैरह में जब बाढ़ वगैरह आती है, पर्वत पहाड़ों से नदियाँ एकदम तेजी से आती है, नदी का पानी में बहाव तेज हो जाता है, बाढ़ फैल जाती है, जिससे क्या होता है नदियाँ अपने तट को तोड़ देती हैं, पानी मैदानी इलाकों में आता है। तो जो नई मृदा आई है वो फिर मैदानी इलाकों में आ जाएगी, क्योंकि एक टाइम पे तो पानी सूखेगा ही, तो मृदा की परत रह जाएगी। तो उसी को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? खादर, नई मृदा। और जो दूर वाला एरिया होता है नदियों से, वहाँ पर वही पुरानी लेयर रहती है, तो उसे बांगर कहा जाता है। तो यहाँ हर साल बाढ़ के कारण नई परत जमा होती है, कहाँ? खादर वाले में। और जो बांगर है यहाँ पुरानी मिट्टी की परत ही बनी रहती है। खादर में क्या होता है? बारीक गाद की अधिकता होती है। और बांगर में क्या होता है? इसमें अक्सर कंकड़ पाए जाते हैं। खादर में आप देखोगे जल धारण की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी बारीक चीज होगी, जैसे बारीक गाद है, वो पानी को उतना ही अधिक सोखती है, तो जल धारण की क्षमता अधिक होगी। बांगर में क्या है? जल धारण क्षमता खादर की तुलना में कम होती है। ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होगी? तो खादर वाली। और ज्यादा ये उसकी उर्वरता क्षमता क्षमता कम होती है। इसीलिए आप देखते हो कि नदियों के बगल में ही ज़्यादातर जनसंख्या रहती है। क्यों? एक तो पानी मिल जाता है, दूसरा खेती के लिए ज़मीन बढ़िया होती है, उपजाऊ होती है। इसीलिए जो सभ्यता का विकास होता है आप देखोगे ज़्यादातर नदियों के किनारे होता है। इसके कारण यही है, आदमी को पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो पानी नदियों से मिलता है। और नदी के बगल की जो ज़मीन होती है उपजाऊ बहुत होती है, जहाँ जो भी आप बीज डालोगे उसमें से फसल अच्छी होगी। तो खादर और बांगर में आपको अंतर समझ आ गया। अब जलोढ़ मिट्टी के बाद है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तो काली मिट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी, लावा मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और चेरनोजम। ये मैंने इसलिए आपको यहाँ पर सब बताए हैं क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रेगुर मिट्टी तो बहुत बार पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी किसका अन्य नाम है? तो काली मिट्टी का। तो इसका यह सबसे इसका प्रसिद्ध स्थानीय नाम है। विशेषकर उत्तर भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपास की मिट्टी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो कपास होता है ना, कॉटन, ये इसकी जो खेती होती है काली मिट्टी में होती है। क्योंकि कपास की खेती पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है ये काली मिट्टी में ही। काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है, इसीलिए इसे कपास की मिट्टी कहते हैं। लावा मिट्टी, क्योंकि इसका जो निर्माण है काली मिट्टी का ज्वालामुखी के लावे से होता है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, यह इसका वैज्ञानिक और भौगोलिक नाम है, साइंटिफिक नेम है ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। चैरनोजम, तो इंटरनेशनली अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो काली मिट्टी को चैनोजम कहा जाता है। यूक्रेन और रूस का जो समृद्ध काला सागर है, ब्लैक सी है, इस क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। तो मतलब कि इंटरनेशनल में बाहर देखा जाए तो चैनोजम कहते हैं। तो ये काली मिट्टी बनती कैसे है? तो ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद जो ये लावा निकलता है, लावा पिघलता है, फिर नीचे इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद कुछ समय के बाद तो ठंडा होगा ही, जाहिर सी बात है ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद ये चट्टानें बन जाती हैं, छोटे छोटे पत्थर टाइप बन जाता है, जिसे बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। बेसाल्ट लावा की चट्टानें। और ये जो चट्टानें होती हैं समय के साथ मौसम, बारिश, हवा सहती हैं
इसमें टूट फूट होती है। टूट फूट होती है तो इससे जो मिट्टी बनती है उसी को काली मिट्टी कहा जाता है। क्योंकि अब लावा है, मैग्मा है, पिघल के निकला है, काले रंग का है, पूरा जम गया। अब इसमें टूट फूट होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आंधी हवा पानी सब हो रहा है। इसमें टूट फूट होगी, वही फिर क्या कहलाएगी? काली मिट्टी कहलाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि विशाल चट्टानों से कौन सी मिट्टी बनती है? तो काली मिट्टी बनती है। समझ आ गया आपको? तो काली मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया वही जो मैंने आपको पीछे समझा दी कि ज्वालामुखी विस्फोट प्राचीन काल में, जैसे साउथ में अगर आप देखोगे हमारा जो काली मिट्टी है वो भी दक्कन में ही पाई जाती है, नॉर्थ उत्तर भारत में नहीं पाई जाती, गुजरात महाराष्ट्र इधर ही पाई जाती है। तो प्राचीन काल में जो दक्कन के पठार हैं यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए पहले के समय, हजारों लाखों साल पहले, अभी की बात नहीं हो रही है, विस्फोट बहुत पहले के हैं। तो लावा का जो जमना है, फिर उसमें क्या हुआ? विस्फोट से निकला हुआ जो लावा है जमीन पर फैलकर जम गया। इस जमे हुए लावे में विशाल प्रकार की कठोर चट्टानें बनी लावा ठंडा होने के बाद। फिर समय के साथ धूप वर्षा हवा के कारण इन विशाल चट्टानों में टूट फूट हुई और इन्हीं चट्टानों के बारीक कणों से अंततः काली मिट्टी का जन्म हुआ। काली मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया आपको समझ आ गई। तो वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका रंग काला क्यों है? क्योंकि काली मिट्टी में जो काला रंग है इसमें मौजूद टिटेनी फेरिस मैग्नेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो टिटेनी फेरिस मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण, ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। इसके लिए आप ये टिटेनी फेरिस और मैग्नेटाइट याद रखिएगा। वैसे इसको याद रखें कि आपको ट्रिक बताता हूँ। मैग्नेट है ना, इसमें मैग्नेट, और आपने जब भी मैग्नेट देखा होगा, मतलब मैग्नेट मतलब क्या? चुंबक, तो काले रंग का ही देखा होगा। हो सकता है लाल पीला भी आपने देख लिया, पर ज्यादातर आपने मैग्नेट काले रंग का ही देखा होगा ना। तो मैग्नेट से याद रखोगे कि अच्छा मैग्नेट जहां भी आएगा काली मिट्टी वही होगी, क्योंकि मैग्नेट काले रंग का होता है। ये जो ट्रिक होती है ना, इसको याद रखने का अगर आप रिलेट करोगे परीक्षा में काम आती हैं, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें पढ़ कर जाते हैं, फिर वहां जब क्वेश्चन आता है दिमाग काम नहीं करता है, तो ये छोटी छोटी चीजें याद आती है। अच्छा मैग्नेट काले रंग का, हाँ तो काली मिट्टी। तो आगे है विस्तार और फसलें। तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है मैंने आपको बताया मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप, यानी महाराष्ट्र गुजरात पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर कर्नाटक में पाई जाती है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है मुख्य रूप से तो कपास ही है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए, कॉटन के लिए। और इसमें सोयाबीन, चना, ज्वार और खट्टे फल भी होते हैं। सोयाबीन भी होता है, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि सोयाबीन का काफी वो होता है। तो जो काली मिट्टी है ना, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर ज्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है, भारत के दक्कन वाला जो एरिया है। तो काली मिट्टी को स्वतः जुताई, सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश और चूना बहुत मात्रा में होता है। तो देखिए काम, इसका कारण क्या है कि मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी क्यों कहा जाता है? पहले तो आप देखिए, जैसे मिट्टी में आपको पता है कि अगर बीज वगैरह डालना है तो मिट्टी की पहले जुताई करनी पड़ती है ना। तो आप ये देखो कि ऐसा लग रहा है कि इसकी जुताई पहले से हुई है, खुद ही टाइप हो कि हाँ खोदा गया है, पर ऐसा नहीं है। इसमें दरारें पड़ी हुई हैं। क्या होता है ना कि गीली होने के कारण जो ये मिट्टी है चिपचिपी हो जाती है, लेकिन सूखने के बाद इसमें लंबी और गहरी दरारें, क्रैक्स हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस खेत को जोता हुआ है किसी ने। पर इसमें जो हवा है ये मिट्टी के अंदर गहराई तक पहुंच जाती है, इसलिए ऐसा ये लगता है। इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, जबकि इसको जोता भी नहीं गया है। ठीक। तो और क्या कहते हैं, जीआई टैग अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के जलगांव के केले और नागपुर के संतरे को जीआई टैग मिला हुआ है, जो इसी काली मिट्टी की देन है। महाराष्ट्र का जलगांव, वहाँ का जो केला है वो काली मिट्टी में होता है, और वहाँ का जो संतरा है वो इसी काली मिट्टी में होता है, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो बढ़ते तापमान के कारण काली मिट्टी की जो नमी सोखने की क्षमता पर शोध हो रहा है, क्योंकि यह मिट्टी कार्बन को सोखने में भी बहुत सहायक है। देखा जा रहा है कि इस पे अभी रिसर्च वगैरह की जो ये मिट्टी है ना, कार्बन को सोखने के लिए बहुत उपयोगी है। ये कुछ करंट की चीज़ें थी, मैंने कहा ये भी साथ में पढ़ लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो काली मिट्टी आपको समझ आ गया होगा। अब है लाल और पीली मिट्टी। ये लाल और पीली मिट्टी एक ही है। एक में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। जब ज़्यादा पानी सोख ले तो लाल वाला पीला हो जाता है। आप ये देख लो कि यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी भारत के इस हिस्से में पाई जाती है। तो इसका निर्माण होता है कायांतरित शैलों के टूट फूट से। ठीक। और इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसकी, लोहे की, आयरन की और सिलिका की। और इसका रंग का रहस्य क्या है? तो लाल रंग क्या होता है? इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। तो आप ऐसे याद रखिए, आयरन होता है लोहा, लोहे में जो जंग लग जाती है तो थोड़ा भूरा टाइप हो जाता है ना, जंग का कलर अगर आप देखोगे तो इसी टाइप का होता है, ऐसे ही रंग होता है ना। तो ये लाल से मिलता जुलता है कि नहीं? तो बस इससे याद रख लेना, आयरन ऑक्साइड लाल रंग। और पीला कब हो जाता है मिट्टी का रंग? तो जब यही मिट्टी, यानी जो लाल रंग वाली मिट्टी है, पानी सोख लेती है।
अर्थात उसमें जब पानी भर दिया जाए, वो पानी सोख ले, तब फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड में जब पानी डाल दिया जाए, यानी लाल रंग वाली जो मिट्टी है, जब ये पानी सोख लेती है तो इसका रंग फेरिक ऑक्साइड यानी इसका रंग पीला दिखाई देता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है मृदा? ये दक्कन के पठार के पूर्व, दक्कन का जो हमारा ये पठार है, इसके पूर्व हिस्से में, पूर्व तरफ और साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ ये मृदा पाई जाती है। जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा ये मृदा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। कहाँ पर? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो जो लाल और पीली मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की भारी कमी होती है। इसी कारण यह जो जमीन है प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, क्योंकि बैरन लैंड, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और जो ह्यूमस है इसकी भारी कमी है। वैसे तो हमारी भारतीय मृदा में इनकी कमी देखने को मिलती है, पर इसमें ज़्यादा दिखने को मिलती है। और यह मिट्टी काफ़ी बजरी युक्त होती है, बलुई और छिद्र युक्त होती है। इसके कारण इसके जल की क्षमता काफ़ी कम है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा बजरी होगी, ज़्यादा मोटे कण हैं, वो पानी को सोख नहीं पाएगा, जल धारण नहीं कर पाएगा। जब पानी सोख नहीं पाएगी मृदा, तो जो वहाँ पौधे वगैरह जब फसल लगेगी तो पानी की ज़रूरत है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। अगर यहाँ पर प्रमुख फसलें देखें कौन-कौन सी होती है, क्योंकि यह छिद्र युक्त और बलुई है, क्योंकि मतलब इसमें पोरस है थोड़ा, छिद्र युक्त समझ रहे हो कि हाँ, इसमें पानी अंदर जाके रिस जाएगा, चला जाएगा, एकदम कठोर नहीं है, इसीलिए इसमें अनाज होता है। कौन-सा? मोटे अनाज के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है ये। बाजरा इसके लिए सबसे बढ़िया होता है, मतलब बाजरा जो है, ये लाल और पीली मिट्टी में सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है इसके लिए, और अन्य फसलें भी इसमें गेहूँ, कपास और दालें भी उग जाती हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये एक तो बाजरे के लिए, और आलू भी होगा कहीं लिखा मैंने, अच्छा नीचे देखो लिखा है, मिट्टी आलू और फलों की खेती के लिए भी, मतलब आलू के लिए भी विशेषकर, आलू बाजरा तो मेन है, और फलों की खेती भी इसमें हो जाती है। तो मोटा अनाज याद रखिएगा, मोटे अनाज में बाजरा। और श्री अन्न आपको पता है करंट अफेयर में कि भारत सरकार ने मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से प्रमोट कर रही है, क्योंकि लाल मिट्टी बाजरे के लिए बेस्ट है, इसलिए इस मिट्टी का आर्थिक महत्व अब काफी बढ़ गया है। और जल संरक्षण की बात की जाए तो इसकी छिद्र युक्त प्रकृति के कारण इसमें ड्रिप सिंचाई, जो आपने देखा होगा इजराइल वगैरह में टेक्नोलॉजी होती है, पानी ड्रिप के द्वारा दिया जाता है ना, तो उसका बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पानी इसकी जड़ों तक पहुंच पाए। तो आगे है लेटराइट मिट्टी। भारत के कुछ हिस्से में आप देख रहे हो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो है ना, ये लेटराइट शब्द लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। क्योंकि ये मिट्टी होती है, ईंट बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है अगर आप देखो, तो यह मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो और काफ़ी हैवी रेनफॉल हो, वहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलती है। और भारी वर्षा के कारण मिट्टी का जो ऊपरी हिस्से का पोषक तत्व हैं, जैसे चूना और सिलिका, पानी में ही घुलकर मिट्टी की निचली परतों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को निक्षालन कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊपर केवल लोहा और एल्यूमीनियम के ऑक्साइड ही बचते हैं, क्योंकि हैवी जहाँ रेनफॉल होता है वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, इसलिए निक्षालन की प्रक्रिया यहाँ देखने को मिलती है। निक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है? जब मृदा है, अब जैसे बारिश हो रही है, तो उसकी ऊपरी जो लेयर है, ऊपरी परत के जो पोषक तत्व हैं, वो घुलकर निचली परत में चले जाते हैं, है ना? तो इस प्रक्रिया को निक्षालन कहा जाता है, फिर केवल ऊपर वाली लेयर बचती है। यही है लेटराइट मिट्टी जो आप ये देख रहे हो। और भौतिक और रासायनिक विशेषताएं देखें तो यह मिट्टी गीली होने पर दही की तरह चिपचिपी हो जाती है, और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। मतलब गीली होती है तो चिपचिपी होती है, अगर सूख जाए तो एकदम कठोर हो जाती है। इसी कारण इसका जो उपयोग होता है, ये ईंट बनाने में किया जाता है। इसीलिए इसका जो नाम रखा गया था, जहाँ से लिया गया है लेटराइट, लेटराइट लिया गया लेटर से, जिसका अर्थ होता है ईंट, वहीं से इसका नाम पड़ा लेटराइट। ठीक। और जो ये लेटराइट मिट्टी है, इसका जो रंग होता है, ये लौह ऑक्साइड के और एल्यूमीनियम के प्रचुर मात्रा के कारण होता है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है। और इसमें चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की भारी कमी पाई जाती है। और इसका कारण क्या है कि अत्यधिक वर्षा के कारण जो ह्यूमस है और अन्य पोषक तत्व ये जल में घुलकर नीचे चले जाते हैं। और इसका विस्तार मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से जो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर देख लो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल, मेघालय में तो आपको पता ही है बारिश से ढका ही रहता है, बादलों से। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। और मुख्य रूप से यहाँ पर कौन-कौन सी फसलें होती हैं? तो यद्यपि इस मिट्टी की जो उर्वरकता है, उर्वरता यानी फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, कम है, लेकिन खाद और उर्वरकों का सही उपयोग करके शानदार खेती की जा सकती है। और यह मिट्टी चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चाय और कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है कर्नाटक वगैरह में।
और काफ़ी बंगाल, पश्चिम बंगाल में इसकी चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। और मसाले और इलायची भी, इलायची और काजू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो लाल लेटराइट मिट्टी है वो काजू की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, और अन्य फसलें गन्ना और कपास भी आ जाती है इसमें। अब आगे है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। ये क्या है? यह जब मिट्टी की ऊपरी परत में, सलाइन तो आप समझ रहे हो, लवण क्या होता है? नमक। जब मिट्टी की ऊपरी परत में नमक की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाती है तो वह लवणीय मिट्टी कहलाती है। और इस मिट्टी में खेती करना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि यह उपजाऊ नहीं होती। और मिट्टी के लवणीय होने के कारण क्या है? तो वहाँ का पुअर ड्रेनेज सिस्टम। जब पानी जमीन से बाहर नहीं निकल पाता तो वह भाप बनकर क्या होता है? धूप में भाप बनता है, उसके बाद क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। और जो नमक होता है पानी में वो सतह पर ही रह जाता है। पानी उड़ गया, नमक रह गया, क्योंकि अच्छा ड्रेनेज नहीं है, पानी बाहर नहीं निकल पाता है। और शुष्क जलवायु में देखा जाए और यहाँ पर साल भर में 250 mm से कम वर्षा होती है, और जहाँ वाष्पीकरण तेज होने के कारण मिट्टी की लवणता बढ़ जाती है। तो बारिश नहीं हो रही है और जो पानी है वो भी वाष्प बन के उड़ जा रहा है, खाली नमक बच रहा है, तो लवणीय मिट्टी होती है यहाँ पर। और स्थानीय नाम इसका जो अन्य नाम क्या-क्या है? तो रेह, ऊसर, कल्लड़ या चौपान भी कहा जाता है। इसे क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। तो रेह, ऊसर, कल्लड़ पूछा गया ना, कल्लड़, चौपान किसी को कहा जाता है? तो लवणीय मिट्टी को ही। और इसकी रासायनिक संरचना देखें तो इसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये अधिक मात्रा में, वैसे भी आपको पता है नमक, सोडियम तो होगा ही, तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका विस्तार अगर हम बात करें ना, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो सूखा वाला भाग है वहाँ पर है। और पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है, समुद्री पानी के जमाव के कारण भी यहाँ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो लवणीय मिट्टी है गुजरात, गुजरात में वो जो कच्छ का रण है, वहाँ तो आपको पता ही है, मरुस्थलीय है, नमक वाला। तो यही वहाँ गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इतना आप याद रख लेना। और मुख्य फसलों की बात की जाए, तो यह मिट्टी सामान्यतः बंजर ही होती है, लेकिन इसमें कुछ फलीदार फसलें हो जाती हैं, जैसे बरसीम, ढांचा आदि उगाई जाती है। और हाँ, नारियल भी हो जाता है तटीय क्षेत्रों में, चुकंदर हो जाते हैं इसमें। और सुधार अगर इसकी मिट्टी की लवणता को कम करना है ना, तो इसमें जिप्सम मिला दो या पायरेट्स मिला दो, तो उससे इसकी लवणता कम हो जाती है। अब आगे शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल तो आप राजस्थान का रेगिस्तान देख रहे हैं, वही वाली मृदा की बात हो रही है यहाँ पर। तो यह मृदा शुष्क, सूखे हुए और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विखंडन और यांत्रिक अपक्षय के कारण बनती है। अब आप कहो कि ये क्या होता है भैया, विखंडन और यांत्रिक अपक्षय? ये तो काफी भारी भरकम टर्म है। तो देखिए, यांत्रिक अपक्षय कहाँ गया? ये रहा ना, यांत्रिक अपक्षय, यानी कि मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है? वही फिजिकल वेदरिंग, मतलब कि जब जैसे कोई चट्टान है, चट्टानों की टूट-फूट से मिट्टी बन रही है ना, जब कोई चट्टान है अपना रसायन बिना कोई रूप बदले, मतलब कि बिना उसको पिघले या बिना कोई केमिकल रिएक्शन के, मतलब मानव हस्तक्षेप उसमें नहीं कर रहा कि यहाँ कोई केमिकल डाल दे रहा है या कुछ कर रहा है, भौतिक रूप से टूट-फूट कर छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल जाए, मतलब समय के साथ, जैसे जिस समय के साथ उसे टूटना-फूटना चाहिए, बिना किसी मानव के उसके हस्तक्षेप के, तो उसे कहा जाता है मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक? यांत्रिक अपक्षय। तो और क्या कहते हैं, विखंडन भी है इसमें। विखंडन क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? तो डिसइंटीग्रेशन आप ऐसे समझ लीजिए कि इस विखंडन का वैसे मतलब क्या, खंड हो जाना, खंड छोटे-छोटे टुकड़े हो जाना। तो जब यांत्रिक अपक्षय, यानी कि गर्मी-सर्दी के कारण बड़ी-बड़ी चट्टानें, छोटे-छोटे पत्थर, फिर पत्थरों के बाद वो कंकर, कंकर के बाद रेत, छोटे-छोटे कणों में, बारीक में बदल जाती है। तो इसी प्रक्रिया को विखंडन कहा जाता है। यानी कि यांत्रिक अपक्षय के कारण जब मिट्टी छोटे-छोटे कणों में बदल जाए, उसी को विखंडन कहते हैं। बस इतना सा है। तो मृदा शुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्रों में विखंडन और यांत्रिक अपक्षय के कारण बनती है। और इसका रंग लाल से लेकर भूरा तक हो जाता है, रेडिश टू ब्राउन। प्रमुख विशेषता की बात की जाए, यह रेतीली और लवणीय प्रकृति की होती है। इसमें ह्यूमस और नमी की भारी कमी होती है, क्योंकि वाष्पीकरण यहाँ पर बहुत तेज होता है। यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जलवायु गर्म होती है, तो इवेपोरेट हो जाता है पानी, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जिसमें इसके कारण मिट्टी में नमी की कमी होती है। और इसमें फास्फेट सामान्य मात्रा में होता है, और लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें लवण और फास्फेट की मात्रा अधिक होती है मरुस्थलीय मृदा में। और कंकड़ की बात करें तो इसकी निचली परत में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से कंकड़ की परत पाई जाती है, जो कि पानी को नीचे जाने से रोकती है, इसीलिए तो यहाँ पर एक तरह से ये बंजर है। और विस्तार की बात करें तो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर ये
मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कुछ उत्तरी गुजरात में है, कुछ दक्षिणी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से में, और मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान। और यहाँ पर कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं? तो मोटा अनाज ज़्यादातर होता है इस मिट्टी में, जो क्या कहते हैं अपना मरुस्थलीय मृदा में। तो चूंकि यह मिट्टी कम उपजाऊ है, यहाँ केवल कम पानी वाली या सूखा प्रतिरोधी फसलें ही हो पाएंगी, जैसे बाजरा, ज्वार, ये सब मोटा अनाज। दालें, सरसों। सरसों केवल सिंचाई मिलने पर, क्योंकि वहाँ पर भी इंदिरा गांधी नहर है तो सिंचाई तो होती है। बाकी जो जिनको पानी की कम ज़रूरत पड़े, जैसे मोटा अनाज को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, तो वो फसलें यहाँ पर हो जाती हैं। अब आगे है पर्वतीय या वनीय मृदा, तो जो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है भारत के, वो मृदा। तो यह मृदा मुख्य रूप से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, और जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और पर्वतीय ढालों पर मिट्टी की परत पतली होती है, इसमें कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। और रासायनिक संरचना की बात करें तो इसमें कमी किसकी होती है? तो पोटाश, फास्फोरस और चूने की भारी कमी पाई जाती है। और यह मिट्टी स्वभाव से अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, क्योंकि इसमें जैविक पदार्थों का जो अपघटन होता है बहुत धीमी गति से होता है, इसलिए अम्लीय होती है। और ये जो मृदा होती है, ये बागवानी और प्रमुख फसलें यहाँ पर आप देखोगे तो बागवानी कृषि, सेब, नाशपाती, चाय की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। गरम मसाले इसमें आपको देखने को मिलेंगे। केसर, जम्मू कश्मीर में करेवा क्षेत्र की मिट्टी केसर की खेती के, केसर ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में ही होता है, तो वहाँ पर करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा क्षेत्र की मिट्टी वहाँ पर ही होता है। तो एक झूम खेती होती है जो कि आपके पर्वत पहाड़ों पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जंगलों को, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर क्या किया जाता है कि जंगल जो होते हैं उनको जलाकर साफ किया जाता है, फिर वहाँ पर खेती की जाती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर हमने खेती कर ली, अब कुछ समय के बाद आगे की ओर जंगल जलाए जाएंगे कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि उसकी जो उर्वरता क्षमता होती है, फर्टिलिटी होती है, कम हो जाती है। और मैदानी एरिया तो है ना कि नदियाँ ला ला के नई नई मिट्टी बिछा रही हैं, पर्वतीय एरिया, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर फसल हुई, और फिर जंगल को काटा, जलाकर साफ किया, फसल हुई, उसके बाद आगे चले गए, वहाँ पर काटा, तब तक वहाँ पर पानी-वानी बरसेगा, अपना नए-नए पेड़-पौधे फिर से लग जाएँगे। यहाँ पर क्या होगा, तब तक हम यहाँ पर करेंगे, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। इसे झूम खेती कहा जाता है। जब कुछ वर्षों के बाद मिट्टी की उर्वरता कम हो जाए, तो किसान दूसरी जगह चला जाता है। और यह मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलती है, झूम खेती। ज़्यादातर नागालैंड में देखने को मिलती है। और मृदा अपरदन की समस्या, क्योंकि तीव्र ढाल और भारी वर्षा के कारण जो पर्वतीय मृदा है, पर्वतों पर होगी, पहाड़ों पर होगी, वहाँ पर सोइल इरोजन ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, तीव्र ढलान है, पानी-वानी बारिश हुई, तेज़ हवा आंधी चली, वो मृदा क्लियर बह जाएगी। समाधान इसे रोकने के लिए वहाँ पर सीढ़ी-नुमा, आप देखोगे सीढ़ी-नुमा खेती की जाती है, इसको रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। अब आगे है जो क्या कहते हैं, पर्वतीय मृदा हमने पढ़ ली। पिटमय एवं दलदली मृदा, जिसे मार्शी सॉइल, दलदली मिट्टी या जैविक मिट्टी कहते हैं। तो इसका निर्माण अगर हम देखें तो यह मिट्टी हर जगह नहीं बनती। इनके लिए 2 खास चीज़ें चाहिए, एक तो भारी वर्षा, तभी दलदली मिट्टी होगी, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, हुमस। तो ऐसी जगह पर जल जमाव के कारण पौधों का पूरी तरह से अपघटन नहीं हो पाता, जिससे मिट्टी में कार्बनिक तत्वों का ढेर लग जाता है। जाहिर सी बात है, अगर दलदली मिट्टी होगी तो ज़्यादातर क्यों बनेगी, ज़्यादा जल जमाव, वहाँ पर वाटर लॉगिंग होगा, इसी कारण तो वो मृदा जो है वो दलदली मिट्टी बन रही है। तो इसकी अगर हम विशेषताएं देखें तो ह्यूमस और जीवाश्म, इस मृदा का सबसे बड़ा गुण यह है, इसमें जीवाश्म और जो ह्यूमस होता है उसकी प्रचुरता होती है। और जैविक पदार्थों की मात्रा कभी कभी आप देखोगे तो 40 से 50% तक पहुंच जाती है। रंग की बात करें तो मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है, जो दलदली मिट्टी होती है, कीचड़ टाइप की। और यह मिट्टी स्वभाव से भारी होगी और अम्लीय होगी, क्योंकि पानी ज़्यादा तो अम्लीय होगी ही, रेन वाटर के कारण, और जमा हो जाता है उसके बाद अम्लीय हो जाती है, और भारी हो ही जाएगी, क्योंकि दलदल है तो पानी को इकट्ठा किया हो तो भारी होगी ही। इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो केरल में, खासकर केरल के कोट्टम वाले जिले में, कोट्टम और अलाप्पुझा जिले में, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, दलदलीय मिट्टी। और चूंकि यह मिट्टी पानी से भरी होती है, इसलिए इसमें ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें बहुत पानी चाहिए, जैसे चावल। चावल के लिए मिट्टी सबसे प्रचुर है, क्योंकि चावल को पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये मिट्टी चावल की खेती के लिए सबसे बढ़िया होती है। मक्का, दलहन और तिलहन के लिए भी ये मिट्टी सही होती है। तो अगर भारत में मृदा का विस्तार देखा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी, तीसरे पर काली, फिर लेटराइट। मतलब अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए ना कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटराइट।
आप देखिए लोग लगभग 43% में तो जलोढ़ी मृदा है। तो अब आगे है अम्लीय और क्षारीय मिट्टी। तो देखिए, जो पीएच स्केल होता है आपको पता है कि 7 0 से लेकर 14 तक होता है पीएच स्केल। इससे क्या होता है, हम किसी चीज़ की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार, तो पीएच स्केल से पता चलता है। अगर उसका जो पीएच वैल्यू है 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, यानी कि ना वो अम्लीय है, ना क्षारीय है। 7 से नीचे जितना नंबर जाएगा, वो उतनी चीज़ वो एसिडिक अम्लीय होगी। 7 से ऊपर जितना वैल्यू आएगी पीएच वैल्यू, उतना वो क्षारीय है। तो पीएच मान यह बताता है कि मिट्टी कितनी अम्लीय या कितनी क्षारीय है। सामान्यतः जो भूमि होती है खेती के लिए, जो अच्छी मानी जाती है, जिसकी पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच में हो, यानी कि न्यूट्रल हो, ना ज़्यादा अम्लीय हो, ना ज़्यादा क्षारीय हो, वो मृदा मानी जाती है अच्छी। इसके लिए खेती के लिए अधिकांश फसलें इसी रेंज में होती हैं। तो अम्लीय मृदा कौन सी होगी? जब मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होगा। 7 से कम होगा तभी तो वो अम्लीय होगी, और तो यह अम्लीय कहलाती है। कहाँ पाई जाती है? तो यह मुख्य रूप से अधिक वर्षा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, वहाँ पर अम्लीय मृदा पाई जाती है, जैसे मेघालय और केरल में। कारण क्या है? क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण जो क्षारीय तत्व हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो मिट्टी के, वो बह जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो मृदा में जो क्षारीय तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो बह जाते हैं, तो जिसके कारण मृदा अम्लीय ज़्यादा हो जाती है, जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। और अम्लीय मृदा को सुधारना है, तो अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए चूना मिला दो। चूना मिलाने से क्या होता है, उसकी अम्लता कम हो जाती है, क्योंकि चूना क्षारीय है, मिट्टी अम्लीय है, उसमें चूना मिलाओगे तो उसका अम्लता कम हो जाएगी। और 1 मिनट रुकिए, पीछे हमने पढ़ लिया ना, हाँ ये ठीक। अब आगे है अम्लीय मृदा के बाद क्षारीय मृदा, एल्कलाइन सॉइल। अब जाहिर सी बात है, 7 से नीचे एसिडिक है, तो 7 से ऊपर क्या है? क्षारीय मिट्टी है। तो पीएच मान जब 7 से अधिक होता है, तो वह क्षारीय या लवणीय कहलाती है। और ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? तो जहाँ पर वर्षा कम होगी, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी, क्षारीय मिट्टी। क्योंकि वर्षा कम होने का मतलब क्या है, और जलवायु शुष्क है, तो जो उसमें मिट्टी में जो लवणीय चीज़ें हैं, वो पानी में बहेंगी नहीं तो मिट्टी में ही रहेंगी। और कम वर्षा से और अधिक वाष्पीकरण के कारण जो लवण है, मिट्टी की सतह पर जमा हो जाते हैं। एक तो बारिश कम हो रही है, दूसरा वहाँ पर बारिश कम हो रही है, मतलब सूखी जगह है। सूखी जगह है तो क्या होगा, धूप ज़्यादा, तो जो अंदर का पानी है वो सोख लिया जा रहा है, भाप बनकर उड़ जा रहा है, तो पानी में जो नमक की मात्रा है वो फिर ऊपर की लेयर बन जा रही है, तो क्षारीय ज़्यादा हो जाएगी। और क्षारीय मृदा को अगर सुधारना है तो उसमें जिप्सम मिला दो या पायरेट्स। अगर मृदा बहुत ज़्यादा अम्लीय है तो उसमें चूना मिला दो। अगर क्षारीय है तो जिप्सम मिला दो। यहाँ पर आप अंतर देख लो अम्लीय और क्षारीय में। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अम्लीय मृदा पाई जाएगी, कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्षारीय। अम्लीय मिट्टी को अगर हमें सही करना है तो चूना डाल दो, इसमें जिप्सम मिला दो क्षारीय मिट्टी में। अम्लीय मृदा किसके लिए? चाय कॉफ़ी के लिए ज़्यादा उपयोगी है, और क्षारीय मिट्टी फलदार फसलें और धान के लिए उपयोगी होती है। अब आगे है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन आप समझ ही रहे हो क्या होता है। मिट्टी का जो कटाव होता है ना, जब उसी को एक तरह से नॉर्मल भाषा में, आसान भाषा में, मिट्टी का जो कटाव होता है वही सॉइल इरोजन है। मृदा अपरदन क्या है? मृदा की जो ऊपरी परत है, जब अपने स्थान से कैसे हटेगी? या तो हवा के द्वारा, जैसे खेतों में आप देखोगे जब आंधी चलती है तो जो ऊपर की लेयर उड़ जाती है ना, धूल भरी आंधी कहते हैं उसे हम। या तो हवा के द्वारा, या पानी के द्वारा, या प्राकृतिक कारकों के द्वारा जब मृदा की ऊपरी परत बह जाती है, उसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? तो जैसे वनस्पति, यानी कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, जिसके कारण क्या है, पेड़ पौधों की कमी के कारण वो मृदा बहती है, हट जाती है अपनी जगह से। जब जमीन पर पेड़ पौधे नहीं होते तो मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है, और वह आसानी से खंडित होकर बह जाती है। और मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या है? तो तीव्र मूसलाधार बारिश, जब बहुत तेजी से बारिश होगी तो जाहिर सी बात है वो मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके ही जाएगी। वनों की कटाई, जब वनों की कटाई होगी, वन के जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी को बांध के रखती हैं। जब पेड़ काट दिए जाएंगे तब उनके जड़ें, जो मिट्टी है, फिर वो जाहिर सी बात है पानी हवा जो भी होगा उसको बहा के लेके जाएगा। झूम कृषि, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दौरान वनों को काट कर, झूम कृषि में होता है ना कि पहले वन को काट दिया जाता है, फिर वहाँ खेती होती है, फिर जब उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है आगे चले जाते हैं, तो जब वनों को काट दिया जाएगा तो फिर वही बात है, फिर वहाँ पर भी मृदा अपरदन देखने को मिलेगा। तीव्र वायु, बहुत तेज हवा चल रही है तो जाहिर सी बात है मिट्टी को उड़ा ले जाएगी। अवैज्ञानिक कृषि, अनसाइंटिफिक फार्मिंग, जैसे अत्यधिक सिंचाई कर दो और बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद खुद डाल दो, ये भी मिट्टी की संरचना को खराब करती है। और मानवीय गतिविधियां तो है ही, जो इंसान कर रहा है, खुदाई करके, सड़क बनाकर, बांध निर्माण करके, तो सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। अब हम मृदा अपरदन के प्रकार देखते हैं। पूछे गए हैं
जैसे 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से मृदा अपरदन के। पहले आसफल अपरदन, स्प्लैश इरोजन कहते हैं। स्प्लैश एक तरह से होता है छींटा, छींटे मारना, पानी के छींटे नहीं होते जो, वो। तो जब वर्षा की बूंदें सीधी सूखी मिट्टी पर गिरती है, तो उनके प्रभाव से मिट्टी के कुछ कण मुख्य भूमि से अलग होकर चारों ओर छिटक जाते हैं। आपने देखा जब बारिश होती है तो जो सूखी मिट्टी अब जब पानी की बूंदें पड़ेंगी तो जो सूखी मिट्टी है वो छिटक के बाहर जाएगी। तो ये एक प्रकार है मृदा अपरदन का, इसे आसफाल अपरदन कहते हैं, फ्लैश इरोजन कहते हैं। दूसरा प्रकार है परत अपरदन, शीट इरोजन। इसमें क्या होता है, तो इसमें मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश का मतलब बहुत तेजी से जो बारिश होती है। इसके बाद क्या होता है, समतल भूमि पर मृदा की पूरी ऊपरी जो लेयर होती है बह जाती है। मूसलाधार एक तो बारिश होगी, नॉर्मल बारिश हुई खत्म हो गई, एक होती है मूसलाधार, बहुत तेजी से जो बारिश हो रही है। तो जब बहुत वेग से बारिश होती है, जो ऊपरी पूरी लेयर हटा देती है, वो बहा बहा के ले जाती है। यह है ना, यह मृदा को पूरी तरह से उपजाऊ परत बह जाती है। और इसे पहचाना बहुत मुश्किल भी होता है। क्यों? यह किसान को आसानी से दिखाई नहीं देती, क्योंकि ऊपरी परत बह गई है, तो किसान को नहीं पता कि हाँ, उपजाऊ वाली जो शक्ति चली गई इसकी। और यह सबसे हानिकारक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उर्वरक परत हट जाती है, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर है वो हट जाएगी, और इसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, शीट इरोजन को। उसके बाद है रिल अपरदन, रिल इरोजन। ये कब होता है, तो जब पानी के बहाव से मिट्टी में छोटी छोटी और पतली नालियां बन जाएं। अब देखो नाली टाइप बन जाए कि हाँ पानी की जगह से बह रहा है, फिर इधर इधर नाली टाइप जब बन जाता है, उसे रिल अपरदन कहा जाता है। रिल अपरदन का एक एक्सट्रीम रूप है, उसे कहते हैं गली इरोजन, अवनालिका अपरदन। में क्या होता है कि जब रिल अपरदन की नालियां चौड़ी और गहरी हो जाएं, एकदम गहरी और चौड़ी हो जाएं, तो वे अवनालिकाओं का रूप ले लेती हैं, और ये खड्डा 50 से 100 फीट तक गहरे हो सकते हैं। जैसे चंबल घाटी, भारत के चंबल नदी का जो क्षेत्र है, वो अवनालिका अपरदन के कारण बीहड़ में बदल गया है, जंगल बन गया है। यह भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती। और मध्य प्रदेश का मुरैना जिला और चंबल और अन्य नदियों का जो जो क्षेत्र है, वहाँ पर अवनालिका अपरदन सबसे ज़्यादा ग्रसित है। मध्य प्रदेश का मुरैना और चंबल वाला जिला। पहले तो पानी बहा छोटी-छोटी नालियाँ बन गई, फिर धीरे-धीरे पता है जब बन गई, एक बार खड्डा हो गया, फिर तो इरोज़ होते-होते बहुत खाई टाइप बन गया एक तरह से, इतना बड़ा हो गया, तो उसे अवनालिका अपरदन कहा जाएगा। तो मैंने मृदा का जो भी इम्पोर्टेंट पूरा थ्योरी सेक्शन आपको, ये 2-3 वीडियो का कंटेंट मैंने आपको एक ही वीडियो में दे दिया। अब आगे चलते हैं, इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेते हैं कुछ, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे पहले कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो बिना किसी शक के कितनी मिट्टियां पाई जाती हैं? 8, 8 प्रकार की मतलब। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मृदा, सबसे अधिक उपजाऊ है। और अगला प्रश्न है कि इसमें से किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर के नाम से जाना जाता है भैया काली मिट्टी को। कहाँ है? ये रही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये बेसाल्ट चट्टानों यानी जो ज्वालामुखी की चट्टानों से बनती है, और इसी को काली मिट्टी कहा जाता है और रेगुर मिट्टी कहा जाता है। भारत के निम्न में से कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा, ये बहुत बार पूछा गया है कि बेसाल्ट लावा के अपक्षय की कौन सी मिट्टी बनती है? तो काली मिट्टी भी नहीं दिया, रेगुर मिट्टी दिया है, तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है और दक्कन वाले एरिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है आपको, अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब घटते क्रम में, कि पहले सबसे बड़ा फिर उसे छोटा, उससे छोटा, वही होता है अवरोही क्रम। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो देखिए, भारत में सबसे पहले अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। तो जलोढ़ जलोढ़ ए और बी में से हो सकता है, सी डी तो होगा ही नहीं। जलोढ़ के बाद होगी काली, लाल, लेटराइट, तो काली होती है, लाल फिर लेटराइट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही, जलोढ़, काली, उसके बाद लाल, फिर लेटराइट मिट्टी। अब अगला प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पुरानी होती तो भंगार हो जाती, भांगर। नवी है तो ये खादर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि लेटराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है? इसका रंग लाल हो जाता है किसका? आयरन ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देश की निम्नलिखित में से किसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि गर्मी में सूख जाती है और गहरी दरारें इसमें पड़ जाती हैं, जो बाद में ऐसा लगता है कि जुताई की आवश्यकता इसमें फिर कम होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी फसल
मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। इससे नाइट्रोजन से। तो हाँ, कौन सी फसल है बताइए जिससे मृदा में नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा बढ़ जाती है? तो दालें वाली जो दलहनी फसलें होती हैं ना, वो होती है ऑप्शन बी। जैसे मटर हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, जो फसलें दलहनी फसलें होती हैं, इसमें ना एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हो सकता है वो भी कभी प्रश्न पूछ ही लिया जाए। तो उसे कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम, ये वाला जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, इसके सहयोग से जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ना, वो मिट्टी में बंध जाता है, मिट्टी में ये बांध लेता है, मिट्टी में ही रह जाता है। इससे क्या होता है, उसमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा रहती है इस बैक्टीरिया की मदद के कारण, राइजोबियम। तो ये दलहनी फसलों में ही होता है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती है, तो भैया सीधी सीधी बात है, कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, एक मिनट रुकिए, पीछे रह गए क्या दो, हाँ। भारत में कितना प्रतिशत, पीछे जो हमने प्रश्न किए 10 हुए थे, अब 11वां ही होगा, एक मिनट। हाँ, तो भारत में कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो 40 से 43% के लगभग है, तो ऑप्शन बी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलेगा? तो चिकनी मिट्टी में, क्ले, क्योंकि छोटे छोटे कण होते हैं, पानी को सबसे ज़्यादा ये सोखते हैं, चिकनी मिट्टी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मिट्टी के संबंध में गलत है? अच्छा, असत्य है। ठीक है, फिर देखते हैं। तो लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षों वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाला होगा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हाँ, ये तो सही है। यह है क्योंकि वहाँ पर पानी होता है तो चिपचिपी हो जाती है, फिर सूख कर कठोर हो जाती है ना। यह एक क्षारीय मिट्टी होती है। लेटराइट जो मिट्टी होती है, अब ज़ाहिर-सी बात है, मैंने जब बताया कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। जहाँ पर अधिक वर्षा होगी, वो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी, सॉरी, अम्लीय हो जाएगी। क्षारीय कैसे होगी? अधिक बारिश होने के कारण जो उसका जो नमक है वो तो बहकर चला जा रहा है, तो वो अम्लीय होगा ना, क्षारीय तो होगा ही नहीं। तो ये अगर वहाँ पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है तो वो क्षारीय हो ही नहीं सकती। तो कॉमन सेंस भी लगाओ तो ये कथन गलत है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती होती है, इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की, सब सही है, ये वाला गलत है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि तेजाबी यानी कि अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए, तो अम्ल है तो उसमें मिलाया जाएगा चूना, अगर क्षारीय होती है तो उसमें मिलाते हैं जिप्सम जिप्सम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो ये जो पीडीएफ है, आपको एप्लीकेशन पर जाओगे तो कल तक अपलोड हो जाएगी। वहाँ पर जियो पीडीएफ होगी, फ्री पीडीएफ के अंदर, उसमें सारी पीडीएफ जो ज्योग्राफी की फ्री हैं, तो वहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।